की शुरुआत दो निर्माण मजदूरों के नशे में धुत होने के लिए छुट्टी पर जाने से होती है। वे एक अप्रयुक्त सिरिंजेट खोजने के लिए एक परित्यक्त इमारत में प्रवेश करते हैं। वे इसे खोजने में असमर्थ होते हैं और गंदे भूरे पानी से भरे सिंक में पाए गए एक नल का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। वे दोनों नशे में आ जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब एक मजदूर उठा तो उसने अपने दोस्त को दीवार के सहारे बैठा पाया। वह उसे पुकारता है और अचानक वह एक विक्षिप्त मनोरोगी की तरह उस पर झपट पड़ता है। आदमी को काट लिया जाता है और वह तेजी से सड़क पर भाग जाता है। इसके बाद हम एक पूर्व डॉक्टर को अपने बेटे मिगुएल को अलविदा कहते हुए देखते हैं, जो कुछ दिन अपने ससुराल वालों के साथ बिताएगा। उसकी मां की मृत्यु हो गई और इसलिए उसने कुछ समय से उन्हें नहीं देखा है। अलविदा कहने के बाद एडम अपने घर लौटने ही वाला होता है कि उसका दोस्त जॉनी उसे शाम के खाने पर आमंत्रित करता है। जॉनी के साथ कुछ कहानियां साझा करने के बाद एडम बिस्तर पर चला जाता है, जहां वह अपने बेटे और मृत पत्नी के साथ बिताए खुशहाल पलों के सपने देखता है। दृश्य अगली सुबह का है, जहां हम एक निर्माण मजदूर को अस्पताल ले जाते हुए देखते हैं। हम उसे अनियंत्रित रूप से कांपते हुए देखते हैं और वह एक नस पर खांसता है, जो बाद में उड़ान के दौरान बहुत बीमार हो जाती है। घर लौटते समय हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख को संक्रमित लोगों की क्लिप देखते हुए देखा, जो अत्यंत व्यथित करने वाला था। इसके बाद उन्हें कार्लोस के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग में देखा गया, जो एडम्स के वेनेजुएला के पूर्व सहयोगी हैं। वो उसे स्थिति से अवगत कराती है। अचानक ही वहां भगदड़ मच जाती है और हम देखते हैं कि लोग अस्पताल से बाहर भाग रहे हैं। कार्लोस को भी इमारत खाली करनी होगी। जबकि यह सब हो रहा है, एडम किराने की दुकान से बाहर आता है और सड़कों पर पूरी तरह से अराजकता देखता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। एक ज़ॉम्बी अस्पताल की वैन से बाहर कूदता है और एक राहगीर पर झपटता है और उसे काट लेता है। जब एक आदमी ज़ॉम्बी पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो उसे एक पुलिस अधिकारी रोक देता है। अचानक पुलिस अधिकारी पर एक ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है और उसे खत्म कर दिया जाता है। एडम अपनी कार की ओर दौड़ता है और तेजी से भाग जाता है। वह अपने बेटे को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि जॉनी अपनी पत्नी को कार की ओर ले जाते समय घबरा रहा है। वह एडम से मदद की विनती करता है क्योंकि उसकी पत्नी को काट लिया गया है। वे उसे देखने के लिए अंदर ले जाते हैं। वो बहुत अनियमित ढंग से व्यवहार करने लगती है, इसलिए एडम उसे बेहोश कर देता है। एडम अपनी कार से अपना फोन निकालता है और यह सुनकर राहत महसूस करता है कि उसका बेटा और ससुराल वाले सुरक्षित हैं। इसके बाद वो वायरस के बारे में ऑनलाइन खोज करने के लिए अंदर जाता है। जॉनी अपनी पत्नी को बुलाता है और एडम को बताता है कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। वो उन्हें और मदद मांगने वाले दो अन्य पड़ोसियों को भी अंदर आने देने का फैसला करता है। जब एडम जॉनी की पत्नी का दोबारा निरीक्षण करता है तो उसे उसका व्यवहार विक्षिप्त सा लगता है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं और दांत जंग खा गए हैं। वह अचानक उस पर झपट पड़ती है और हमला कर देती है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और जब सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो एक पड़ोसी के हाथ पर काट लिया जाता है। एडम ने जॉनी की पत्नी को धक्का दिया, जिससे उसका सिर टकराया और वो बेहोश हो गई। पड़ोसियों के काटने के घावों का इलाज करते समय एडम को कार्लोस का फोन आता है, जिसमें वह उसे अपने स्थान पर आने के लिए कहता है। कार्लोस ने एडम को ये भी चेतावनी दी कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जिस किसी को भी काटा जाए उसे मार दिया जाना चाहिए। एडम सलाह न सुनने का निर्णय लेता है और इसके बजाय सभी को सहायता के लिए अस्पताल ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिगुएल के दादा अपने पड़ोसी की जांच कर रहे हैं और पाते हैं कि उसने अपने पिछवाड़े में आत्महत्या कर ली है। वह वापस जाकर अपनी पत्नी को सूचित करता है और मिगुएल से कहता है कि वह बाहर न जाए और लाइटें बंद रखे। इसके बाद वह शहर का और निरीक्षण करने जाता है। इसके बाद हम एडम को सड़क पर एक सैन्य चौकी पर पहुंचते हुए देखते हैं। वे चेतावनी के तौर पर कार पर गोली चलाते हैं, लेकिन गलती से पास में मौजूद ज़ॉम्बी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सेना ने सभी को कार से बाहर निकलने का आदेश दिया। तभी जॉनी की पत्नी छूट जाती है और उन पर भयानक हमला कर देती है। एडम और जॉनी कार में बैठ जाते हैं और गाड़ी चलाकर चले जाते हैं, जबकि बाकी सभी लोग ज़ॉम्बी द्वारा मारे जाते हैं। जॉनी अपनी पत्नी को छोड़कर व्याकुल है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह बदल चुकी थी। अगले दिन सड़क पर चलते समय एडम और जॉनी लुइस नामक एक व्यक्ति की मदद करने के लिए रुकते हैं, जिसका पीछा ज़ॉम्बी कर रहे हैं। वो सम्मिलित होता है। पूरे दिन कार चलाने के बाद रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वे पैदल यात्रा जारी रखने के लिए जो कुछ भी उपलब्ध हो जाता है उसे लेकर स्वयं को सुसज्जित कर लेते हैं। जल्द ही वे एक कस्बे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक परित्यक्त पुलिस वाहन मिलता है। वे धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन अचानक एडम पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। लुइस एक बंदूक ढूंढती है और ज़ॉम्बी को गोली मार देती है, जिससे एडम की जान बच जाती है। हालांकि शोर से और अधिक ज़ॉम्बी आकर्षित होते हैं और वे भागकर पास के एक होटल में पहुंच जाते हैं, जहां एक अजनबी उन्हें अंदर जाने देता है। वह उनका परिचय अपनी पत्नी और बेटी से कराता है। वे लड़कों से कहते हैं कि उन्हें सुबह पानी की तलाश करनी होगी क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है।
एडम का कहना है कि वे वहां ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे क्योंकि उन्हें अपने बेटे की तलाश जारी रखनी है। अगली सुबह एडम एक बुरे सपने से जागता है और होटल के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। उसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है जो उसका पीछा करते हुए एक कमरे में ले जाता है। वो ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर घुस जाता है। सौभाग्यवश उसे एक धातु की छड़ मिल जाती है और वो ज़ॉम्बी के सिर पर वार कर देता है। जब दूसरा ज़ॉम्बी दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है तो वो उसे धातु की छड़ से रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद एडम बगल के कमरे की दीवार तोड़ देता है। वो गलियारे में और अधिक लाशों को देखता है और भागने का फैसला करता है। वह छत पर पहुंच जाता है जहां उसे अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो सभी ज़ॉम्बी द्वारा निगल लिया जाता है और लगभग पीछे से काट लिया जाता है। सौभाग्यवश बेटी वहां पहुंच जाती है और समय रहते उसे बचा लेती है। वे पिता और उनकी पत्नी से मिलने के लिए होटल से नीचे उतरने में कामयाब हो जाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि पास में एक बच्चा फंसा हुआ है और जोनी और लुइस भी फंसे हुए हैं। वे अलग होने का निर्णय लेते हैं और अजनबी उस बच्चे की मदद करने चला जाता है। एडम जोनी और लुइस को बचाने के लिए जाता है। उनकी पत्नी और बेटी पीछे रहकर बाढ़ के पार प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकती हैं। एडम झोपड़ी में पहुंचता है और पाता है कि लुइस ने उसका पैर तोड़ दिया है और वो उसका इलाज कराने की कोशिश करता है। पिता बच्चे के पास पहुंचता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करता है। कहीं से एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है और वे झोपड़ी के अंदर वापस भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी अंदर घुसने में सफल हो जाता है। माँ ये देखती है और उनकी मदद के लिए दौड़ती है। उसकी बेटी उसे वहां न जाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह देखती है कि उस पर हमला हो रहा है और लाशें उसका पीछा कर रही हैं। अपने आप को बचाने के लिए उसके पास बाढ़ को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह बहुत घबरा जाती है और जैसे ही वह एडम से बात कर रही होती है, एक ज़ॉम्बी पीछे से आता है और उसे काट लेता है। वह एक इमारत की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। समूह ने झोंपड़ी में रात बिताने का फैसला किया क्योंकि लुइस का पैर टूटा हुआ था और वे भागने के लिए पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अगले दिन समूह पास के शहर में जाता है और सड़क पर एक कार देखता है। एडम सावधानी पूर्वक कार का गैस खाली करता है जबकि जॉनी लुइस को चुप कराता है। वे किसी तरह अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाकर चले जाते हैं। दादा दादी के घर वापस आकर दादा अपनी पत्नी से कहते हैं कि उसे अंदर न आने दें तथा दरवाजा बंद रखें क्योंकि उसे काट लिया गया है। पत्नी नहीं सुनती और अपने पति के लिए दरवाजा खोल देती है। समूह जल्द ही कार्लोस द्वारा दिए गए स्थान पर पहुंच जाता है। जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। एडम ने इधर उधर देखने का फैसला किया, तभी अचानक लाशें कार पर हमला करने लगी। जॉनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है जबकि लुइस कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है। लुइस को काट लिया जाता है और बाहर खींच लिया जाता है। जॉनी और एडम को कार से भागने पर मजबूर होना पड़ता है। सौभाग्यवश उन्हें पास के सैनिकों ने देख लिया। एडम और जॉनी की सफाई की जाती है और उनका परीक्षण किया जाता है। बाद में कार्लोस भी शिविर में उनके साथ शामिल हो गया। वह एडम को स्थिति के बारे में बताता है और उसका परिचय मुख्य डॉक्टर से कराता है। एडम को बताता है कि वह वायरस का इलाज ढूंढने में मदद कर सकता है। एडम उन्हें बताता है कि वह ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकता क्योंकि वह अभी भी अपने बेटे की तलाश कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि यह वायरस रेबीज का एक उत्परिवर्तित रूप है और वे देखते हैं कि परीक्षण के लिए गए सभी नमूने वयस्कों के थे। अगले दृश्य में हम सैकड़ों लाशों को शिविर की ओर दौड़ते हुए देखते हैं। सैनिक उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अंदर घुसकर सैनिकों को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर और सैनिक शिविर खाली कर देते हैं। केवल कुछ ही लोग बचते हैं, जिनमें जॉनी और एडम भी शामिल हैं। अगले दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था तो कैप्टन अपने सैनिकों को क्षेत्र को सुरक्षित करने का आदेश देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से एक को काट लिया जाता है। सैनिक समूह से दूर भाग जाता है। हालांकि वह अभी भी किसी को संक्रमित करने से बचने के लिए सही मानसिक स्थिति में है। कार्लोस और कप्तान अपने अगले कदम के बारे में बहस करने लगते हैं। कार्लोस का दावा है कि उन्हें इलाज ढूंढने के लिए चिकित्सा केंद्र जाना होगा, जबकि कप्तान चाहता है कि वे सुरक्षा के लिए सैन्य शिविर में जाएं। गतिरोध उत्पन्न होता है और एडम कैप्टन को समझाता है कि उन्हें चिकित्सा केंद्र जाना चाहिए। एडम जॉनी को एक तरफ खींचता है और उससे कहता है कि उसे अपने बेटे की तलाश में जाना है। जॉनी उसे शुभकामनाएं देता है और उसे एक हैंडगन देता है। रास्ते में एडम को एक जोड़ा मिलता है जो संदेहास्पद रूप से उसे पानी देते हैं, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वह आदमी एडम को गोली मारने के लिए अपनी वैन से बंदूक निकालता है। वह तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है और उसे मार देता है। जब उसकी पत्नी उस पर हमला करने की कोशिश करती है तो वो भी मर जाती है। एडम बंदूक पकड़ता है और उसे खोजने के लिए वैन के पीछे जाता है। वह एक जोड़े को बंधा हुआ और फंसा हुआ पाता है। वह उन्हें मुक्त कर देता है और वे सब एक साथ रहते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कार रोक दी ताकि महिला उल्टी कर सके। उसने बताया कि वह गर्भवती है और उसे काटा नहीं गया है। अचानक ज़ॉम्बी वैन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि एडम उन्हें रोकने की कोशिश करता है।
उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और दंपति मर जाते हैं। अब वह अकेला जंगल में भाग जाता है। इस बीच जॉनी और उसका समूह गाड़ी चला रहे होते हैं। तभी उनकी कार अचानक खराब हो जाती है। वे पैदल आगे बढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही लाशों के एक और झुंड द्वारा उनका पीछा किया जाता है। वे चिकित्सा केंद्र के निकट हैं, लेकिन उनमें से सभी वहां नहीं पहुंच पाते। कप्तान एक ग्रेनेड से खुद को बलिदान करने का निर्णय लेता है और खुद को उड़ा लेता है। समूह चिकित्सा केंद्र पहुंचता है, लेकिन कार्लोस सीढ़ियों पर गिर जाता है और लाश उसे पकड़ लेती है और काट लेती है। एडम अपने ससुराल पहुंचता है, लेकिन उसे पूरी तरह बर्बाद पाता है। अपने ससुर को देखकर वह अफसोस के साथ उन्हें गोली मार देता है और अंदर जाता है, जहां वह अपनी सास को भी मृत पाता है। वह अपने बेटे को घर में तेजी से ढूंढता है और बेडरूम का दरवाजा लात मारकर तोड़ने की कोशिश करता है। सौभाग्यवश उनका बेटा जीवित है और उन्होंने राहत की सांस ली। दुर्भाग्यवश उसे पता चलता है कि उसे काट लिया गया है, लेकिन वो मुड़ता नहीं है। वे जल्दी से कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। सड़क पर चलते समय एडम को एक महिला रोककर मदद मांगती है। अचानक ही उनके सामने जमीन से सभी शव ऊपर उठने लगे, जिससे पता चला कि यह एक जाल था। महिला एडम को गोली मार देती है, जबकि बाकी लाशें उसके बेटे को ले जाने की कोशिश करती हैं। सौभाग्य से जॉनी ठीक समय पर पहुंच जाता है और लाश से लड़ने में सफल हो जाता है। एडम कोमा से जागता है और अपने बिस्तर के पास प्रभारी डॉक्टर को पाता है। वो उसे बताती है कि उन्होंने उसके बेटे के खून के माध्यम से वायरस का इलाज खोज लिया है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, और इस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने एंटीबॉडीज निकाली और देश को बचाया। कुछ समय बाद एडम और उसका बेटा विमान पर चढ़ने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। वे अपनी पत्नी की एक परिवार के रूप में एक साथ यात्रा करने की अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहते थे, और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।